नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट सत्र की। शुरुआत से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में ये चाह है कि शायद कोरोना के बाद आज जो सत्र के बारे में बातचीत होगी इससे उनके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। ये सत्र शायद उनके लिए कई खुशियां लेके आने वाला है। नरेंद्र मोदी शनिवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। वहीं बजट सत्र को लेकर सरकार के विधायी एजेंडे को भी बैठक में रखा जाएगा। हर बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, लेकिन पहली बार इस बजट सत्र को शुरू होने के लिए थोड़ा समय लगा है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ये बजट सत्र की बात की जाएगी। वैसे आमतौर पर इस तरह की बैठक दोनों सदनों के कामकाज के बारे में सुनिश्चित करने के लिए संसदीय सत्रों के पहले आयोजित की जाती है, पर इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सदन के दोनों सदनों के संबोधन के साथ ही बजट सत्र को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी समेत कुल 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने के बारे में ठान लिया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश जिंदल जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, जो बताएंगे कि आखिर इस बजट सत्र में क्या कुछ होगा खास। जी आकाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। इस बजट सत्र में लोगों को क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि शायद कोरोना काल के बाद ये पहला बजट सत्र जो सामने आ रहा है उसे काफी उम्मीद थी? जी हाँ, ये बजट जो है बहुत उम्मीदों भरा बजट है। उम्मीदों भरा बजट इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर जो पिछला साल है वो लोगों के लिए फाइनेंशियल या इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत तकलीफ का साल गया है। कोई सैलरीड क्लास है, कोई जॉब में है, तो पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, somebody's salaries have been reduced, बिजनेसेस में बहुत से बिजनेस ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, कुछ लॉस में भी चल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को बहुत उम्मीद है इस बजट से कि उन्हें बहुत राहत मिलेगी, बहुत रिलीफ मिलेगा, टैक्सेशन कंसेशन मिलेंगे, इनकम टैक्स के कंसेशन मिलेंगे, इस तरह की लोगों को उम्मीद है। ये तो रहा लोगों का हाल। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की पोजीशन देखी जाए तो जो कोरोना ने आम आदमी की बैलेंस शीट बिगाड़ी है, तो कोरोना की वजह से सरकार की बैलेंस शीट भी ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है। जीडीपी जो है -7.7% रहने की उम्मीद है। डेफिसिट हमारे जो है देखने वालों को समझा दूं, इसका मतलब सरकारी घाटा, सरकार की कमाई और खर्चे के बीच में जो गैप है वो भी काफी रहने वाला है। तो इसका मतलब देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की झोली में ज्यादा लड्डू पेड़े या रेवड़ियां होंगी नहीं बांटने के लिए, जबकि सब लोगों को कुछ ना कुछ लड्डू पेड़े रेवड़ियों की जरूरत है। बिकॉज लोगों के लिए तकलीफ का साल रहा है। लोगों के लिए हालात ये रहे हैं कि लोगों की कमाई कम हुई है कोरोना के कारण, खर्चे जबकि बढ़ते रहे हैं, पेट्रोल डीजल बहुत हाई रेट इस बार वित्त मंत्री सीतारमण ने भी ये साफ कहा था कि इस बार का जो बजट होगा पिछले 100 दशकों से कुछ हटकर नजर आएगा। तो इस बार के जो बजट है उसमें हटकर क्या नजर आने वाला है? जी हाँ, देखिए, हटके इसलिए नजर आने वाला है क्योंकि ये बजट ऐसे बैकड्रॉप में आ रहा है, ऐसे समय में आ रहा है कि पिछले हम कहें पिछले 70 साल में ऐसा समय नहीं देखा इकोनॉमी ने। इतना भयंकर जीडीपी के अंदर कमी, यानी इकोनॉमी की इतनी खस्ता हालत एक पेंडेमिक के कारण पिछले 70-72 सालों में नहीं देखी। तो ऐसे में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो बेस है उनके पास, वो अलग तरह का है। तो और इस बार लोगों को रिलीफ भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए। तो ऐसे में ये बजट मेरे हिसाब से पिछले 70 सालों के बजट से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। ये टोटली एक डिफरेंट बजट होगा। इसमें जो मुझे लगता है जनरली क्या होता है कि सरकार के द्वारा लोगों को कुछ ना कुछ राहत रिलीफ दी जाती है। ये बजट जो शायद गिव एंड टेक बजट हो, एक संभावना हमें लगती है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो अपर क्लास है या जो हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में हैं, उनके लिए शायद वेल्थ टैक्स इंपोज किया जाए, उनके लिए शायद इनकम टैक्स सरचार्ज या सेस के थ्रू बढ़ाया जाए, एंड दैट मनी may be utilized to give concessions to lower income people or lower middle income people। तो ये बजट शायद गिव एंड टेक बजट होने वाला है। जनरली बजट होता है गिव अवेज का, कि उसको दिया उसको दिया उसको दिया। ये बजट शायद जो है गिव एंड टेक बजट होने वाला है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि सरकार के पास ज्यादा कुछ देने को नहीं है। तो सब लोगों का शायद थोड़ा थोड़ा मुंह मीठा कराने की कोशिश की जाए।
अब उसके बाद देखिए अभी एक बार दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर मध्यम वर्ग के लिए, श्रेणी के लिए और सभी वर्गों, अलग अलग भांति की श्रेणी के लिए क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए हम अभी बात कर सकते हैं संभावनाओं पे, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं, पहले दर्शकों को कर दूं, ये मात्र संभावनाएं हैं, बाकी एक्चुअल अनाउंसमेंट तो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जो करेंगी वही होंगी। अब संभावनाएं जो हमें लगती हैं, पहली संभावना ये है कि एटीसी नाम का एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स में, जिसमें कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स को जो है अगर हम करते हैं तो इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिलती है, जैसे एनएससी है जो डाकखाने से लिए जाते हैं, पीपीएफ है, ईएलएसएस स्कीम है। तो एटीसी के अंदर एक संभावना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का अंदाजा ये है कि 50,000 के करीब एग्जेम्पशन और बढ़ने की संभावना। दूसरा, ये सरकार हाउसिंग फॉर एवरीवन का नारा बुलंद कर रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक विजन भी है कि देश को तरक्की पे लेके जाना, और ये सरकार सब लोगों को घर देना चाहती है 2022 तक। तो ऐसे में हाउसिंग फाइनेंस में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए एडिशनल एग्जेम्पशन आने की एक संभावना है। तीसरा आ जाता है हेल्थ सेक्टर। कोरोना के वक्त सब लोगों ने देखा है कि हेल्थ का यानी अपनी सेहत का खर्चा कितना बढ़ जाता है। तो आजकल तो हॉस्पिटल में 5-5, 10-10 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। तो ऐसे में जो मेडिकल इंश्योरेंस है, जिसे आम भाषा में जो है हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसे मेडिक्लेम कह दिया जाता है आम भाषा में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है वहां भी एडिशनल एग्जेम्पशन आ सकती है 20,000 की। तो इस तरह के टैक्स कंसेशन लोगों को मिलने की संभावना है, ये लोगों को मिल सकते हैं। दूसरा जो है, अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है बहुत हाई चल रहे हैं। पेट्रोल के प्राइसेस जो है दिल्ली में ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए थे। अब वो इतने हाई क्यों हैं? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रल एक्साइज, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो स्टेट चार्ज करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल एक्साइज जो है काफी ज्यादा था, तो शायद सेंट्रल एक्साइज में कुछ रिलीफ दिया जाए, शायद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कुछ रिलीफ दी जाए। तो ये संभावनाएं कुछ हद तक हमें लग रही है कि बजट में आ सकती है। उसके अलावा और जो संभावनाएं हमें लगती है वो है किसान भाइयों के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। तो अब क्या है, देखिए आज देखिए जो हमारा एग्रीकल्चरिस्ट है, हमारा अन्नदाता है, जब वो लोन लेता है, जब वो क्रेडिट लेता है अपनी खेती के लिए, तो फिर क्रेडिट मिलता है 12 या 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मुझे लगता है कि एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो जीरो इंटरेस्ट पे क्रेडिट या बहुत हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे क्रेडिट की संभावना वहां हो सकती है। फिर युवाओं के लिए, आज के युवा को चाहत है रोजगार की, तो मेरे हिसाब से ये बजट का टारगेट जो है 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जॉब्स एंड जॉब। तो जॉब जनरेशन के ऊपर काफी फोकस होने की संभावना है, बिकॉज वी ऑल नो ड्यूरिंग कोरोना एरा many of the youngsters have lost their jobs. We find many young MBAs, engineers who are trying for jobs, but they are not getting jobs. So I think this budget would focus, there's a clear-cut possibility that the budget would focus at giving jobs to many youngsters, because if we can give jobs to people, automatically cash generation would happen, people would go and do shopping in the markets, so that would mean that economy would grow, more taxes would be there, lesser deficit would be there. So job generation is one sector where the budget could focus. मेरे हिसाब से what could be done is all the industries which are job intensive, there could be SOPs or incentives for job intensive industries so that more jobs can be generated. Housing in one sector. Apart from there are many other sectors. ऑलरेडी हमने देखा है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ तेजी आनी शुरू हो गई है। दिवाली के बाद का पीरियड जो देखें, कार सेल्स बहुत अच्छे नंबर आए हैं हमारे पास। जीएसटी कलेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर मंथ दैट इज 1.15 लाख करोड़, वो भी बहुत अच्छा नंबर है। रियल एस्टेट प्राइसेस की बात करें, बहुत सी पॉकेट्स में तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in ने आइडेंटिफाई किए हैं। पहले गुरुग्राम लें, चंडीगढ़ के साथ मोहाली लें, उसके बाद मुंबई की कुछ पॉकेट्स लें, अच्छी अप्रिसिएशन आई है। Now, why would real estate appreciate? Real estate would only appreciate if there is strength in the economy. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ स्ट्रेंथ, कुछ बाउंस बैक, कुछ रेजिलियंस दिख रहा है जो पिछले 3 महीने से हमने देखा। अभी अगर दिसंबर जनवरी का डेटा दें, पीपल आर गोइंग बैक टू द मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, तो वो जो कंजम्पशन है वो दोबारा आनी शुरू हो गई है। और इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से पहले आता है, दर्शकों को आम भाषा में समझा दूं, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा कि हम कहाँ खड़े हैं। उसके अंदर बड़ी ऑप्टिमिज्म है। उसके अंदर ये है कि 2 साल में बाद अब दोबारा से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ेंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पिछला साल तकलीफ दे था, अगला साल ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है।
यही थीम मुझे लगता है बजट का होगा, और ग्रोथ देने वाला, वेलफेयर वाला बजट होगा। एक बैलेंसिंग एक्ट होगा, गिव एंड टेक होगा, बिकॉज सिर्फ गिव अवेज जो है इस बजट में नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार के पास भी जो है उस तरह का धन नहीं है। वैक्सीनेशन ड्राइव पे है कंट्री, वैक्सीनेशन के ऊपर एक ह्यूज अमाउंट जो है कंट्री की खर्च हो रही है। आई थिंक इट वुड बी अ गिव एंड टेक बजट, ये मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है। बाकी सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जाएगी। एजुकेशन के ऊपर नई यूनिवर्सिटीज के सेटअप करने के लिए जो है पैसा आ सकता है। रेल बजट भी आजकल आम बजट का हिस्सा है, तो रेल ट्रैक्स ले करना देश के उन हिस्सों में जहां उतने नहीं है, जैसे जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां रेल ट्रैक्स जो है और लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस करती है। उसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी के ऊपर खर्चा हो सकता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है डिफेंस। हम सबने देखा है कि पिछला साल चाइना ने किस तरह की हमारे बॉर्डर के ऊपर उल्टी सीधी हरकत की थी, हालांकि हमारे शेर दिल जवानों ने चाइना को करारा जवाब दिया। सिमिलरली पाकिस्तान की तरफ से भी हमने देखा इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है। तो ऐसे में डिफेंस के ऊपर भी हायर एजुकेशन हो सकती है, हायर एजुकेशन हो सकती है। इस सत्र में सबसे ज्यादा अहम प्रभाव किस वर्ग पे पड़ने वाला है? देखिए, सबसे ज्यादा जो टैक्स एग्जम्पशन आ जाते हैं तो सैलरी क्लास को कम। ये बजट शायद उस तरह का होगा कि हर सेक्टर को, हर वर्ग को टारगेट करेगा, सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता है ये बजट इस तरह का डाइवर्स सा बजट होगा, वेरी डिपेक्ट होगा, चाहे सैलरी क्लास हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे हमारे मजदूर भाई हो, चाहे किसान भाई हो, युवा हो, गृहणियां हो, सबको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज अगर पिछला साल देखें, एवरीबडी हैज बीन इंपैक्टेड, हर व्यक्ति के लिए पिछला साल तकलीफ का रहा है। चाहे तो ये सत्र लोगों के लिए थोड़ी खुशियां, थोड़ी उम्मीद ला सकता है। जी हाँ, मेरे हिसाब से जो है लोगों के लिए काफी उम्मीदें, काफी खुशियां, और लोगों के लिए राहत और ग्रोथ दोनों देने वाला होगा। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्लियरली दिखा रहा है कि अब हम ऑप्टिमिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुशहाली का जो है फायदा कुछ ना कुछ लोगों को दिया जाएगा, और जैसे लोग डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि पीछे लोगों ने तकलीफ में वक्त गुजारा है। अब देखिए सिचुएशन उस व्यक्ति की जो 6 महीने से जिसके पास नौकरी नहीं है, घर के खर्चे तो होते ही हैं, तो उसको जो है कुछ ना कुछ अगर रिलीफ मिलता है, उसके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, उसके लिए कोई इनकम टैक्स में एग्जम्पशन आता है, तो जाहिर सी बात है वो खुश होगा। किसान भाई, हमारे अन्नदाता। इस बजट सत्र में इनकम टैक्स में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे? मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं रिपीट करता हूँ, जो एक्सपेक्टेशन है, अगेन मैं दर्शकों को बता दूं कि ये एक्सपेक्टेशन है, मात्र संभावनाएं हैं। अनाउंसमेंट्स तो जो बजट के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं। जो संभावनाएं हमें लगती हैं, पहली है एटीसी के अंदर एडिशनल एग्जम्पशन आ सकती है। एटीसी वो जो है सेक्शन है जिसके अंदर कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे पीपीएफ हो, एनएससी हो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हो, वहां पे जो है एडिशनल एग्जम्पशन लाने की जो है एक संभावना है, वो हमें मिल सकती है। उसके अलावा जो है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो क्योंकि काफी बड़ा होता है, तो वहां पे भी जो है एग्जम्पशन, जो हाउसिंग फाइनेंस पे इंटरेस्ट पेमेंट पे एग्जम्पशन लाने की हमें उम्मीद है, वहां संभावना लगती है हमें। हेल्थ इंश्योरेंस पे एडिशनल कवरेज जो है टैक्स एग्जम्प्ट होने की संभावना लग रही है। तो ये 3 एरियाज हैं जहाँ पे इनकम टैक्स की कंसेशन आने की संभावना है। अब दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्साइज के अंदर हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज कम किया जाए। बस मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमिसल.in लगातार उसकी मांग कर रही है। बहुत बार कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मैंने टीवी शोज किए हैं, उनसे बार बार कहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस आम आदमी के लिए हाई है। आम आदमी कह रहा है कि एक तरफ तो मेरी कमाई कम हो गई है, दूसरी तरफ जो है खर्चे मेरे बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज पेट्रोल हर एक को चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ ना कुछ हर एक के पास है। डीजल पे सारे के सारे ईटेबल्स, सारे के सारे कंज्यूमेबल्स ट्रैवल करते हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो इनके ऊपर कुछ रिलीफ आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो है ये डाइवर्स बजट होगा, और जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा फोकस मुझे होने की संभावना लगती है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, नई नौकरियों का सृजन करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज की क्रिएशन के ऊपर जो है इस बजट का काफी फोकस होने की मुझे उम्मीद लग रही है। डिफेंस सेक्टर पे एलोकेशन हो ही सकता है। जो हालत जो है चाइना जिस तरह की उल्टी सीधी हरकतें पीछे करता रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से हिंदुस्तान में इन्फिल्ट्रेशन कराता रहा है, उस चीजों को देखते हुए डिफेंस सेक्टर में भी जो है हायर एलोकेशन की पॉसिबिलिटी लगती है।
जी आकाश, इस सत्र में, इस बजट सत्र में सभी के लिए मिला जुला असर देखने को मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जी। आपको बता दें कि लगातार हम आपको बजट सत्र के बारे में अपडेट सुना रहे हैं एबी स्टार न्यूज पे। इस बार का बजट सत्र कुछ खास होने वाला है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार का बजट सत्र शायद उनके लिए कई उम्मीदें भरा हो सकता है। आपको बता दें, आप शुक्रवार को दिल्ली में कई लोगों ने इस बजट सत्र के बारे में बात की और वहीं लोगों में काफी उत्साह देखने को भी मिला। आपको बता दें कि बजट सत्र कुछ खास होगा, कुछ अलग होगा क्योंकि इस बार भारत में ये बजट सत्र कुछ अलग नीति के साथ आने वाला है। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की गई। नरेंद्र मोदी शनिवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। वहीं बजट सत्र को लेकर सरकार के विधायी एजेंडे को भी बैठक में रखा जाएगा। हर बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाता है, लेकिन पहली बार बजट सत्र शुरू होने के बाद यह बैठक को आयोजित किया जा रहा है। वैसे आमतौर पर इस तरह की बैठक दोनों सदनों के कामकाज के बारे में सुनिश्चित करने के लिए संसदीय सत्रों के पहले आयोजित की जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सदन के दोनों सदनों के संबोधन के साथ ही बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हो जाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी समेत कुल 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सदन के दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों का पुरजोर बचाव किया। नए कानूनों को कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन बताया है। उन्होंने बेहतरीन और बहुत ही उपयोगी बताया है। साथ ही साथ किसान संगठनों के ऐतराज को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों पर अमल रोकने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी किया है, इसका भरोसा जताया है। राष्ट्रपति ने ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुए तिरंगे का अपमान का भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस बजट सत्र से लोगों को काफी उम्मीद है और इस घटना की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि समुदाय को भी इस बजट सत्र से काफी फायदा होने वाला है। माना जा रहा है कि इस सत्र में सभी के लिए मिला जुला असर देखने को मिलेगा। रुक करते अगली खबर की ओर। कोरोना काल में लोग परेशान हैं। आए दिन कोरोना काल के मरीजों की गिनती बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि भारत देश सबसे आगे निकल चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन बनाने के बाद भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने पड़ोसी देशों को भी मदद पहुंचाई है। वहीं देश में कोरोना महामारी के समय तेजी से सुधार जारी है। पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 90% से अधिक पहुंच चुकी है। वहीं इसके साथ ही नए मामलों में भी कमी आई है। जबकि कोरोना के एक्टिव केस कम हो रहे हैं तो वहीं रोजाना मौत का आंकड़ा भी कम होता नजर आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें देश के बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस की, तो 13,080 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं बता दें कि इस दौरान 147 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 1,07,33,131 मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी तक इसमें से 1,04,09,160 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अपने घर स्वस्थ होकर जा चुके हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि दिवस हर जगह मनाया जा रहा है। लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके सुवचनों को याद कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी की, आपको बता दें, पुण्यतिथि का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसी बीच राष्ट्रपति कोविंद भी राजघाट पहुंचे, फूल अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आज महात्मा गांधी को पूरे देश में याद किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। वहीं बता दें कि इतना ही नहीं, राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों से अनुरोध किया कि वह आत्मनिर्भर बने और महात्मा गांधी के सत्य और प्रेम के राह पर चले। इसके अलावा महात्मा गांधी
को याद करें। आपको बता दें, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। आज पूरे देश में सभी लोग महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं और उनकी कही बातों को दोहराते हुए नजर आए। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर मुरादाबाद से है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रफ्तार ने कई लोगों की जान ले ली और कई लोग गंभीर अवस्था में घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मुरादाबाद से ये पूरी मामला सामने आया है, जहां हादसे में मिनी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि 10 लोगों की मौके वारदात पर ही मौत हो गई। वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर दिखी तेज रफ्तार का कहर। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रफ्तार का कारण मिनी बस व ट्रक की आगरा हाईवे पर शनिवार की सुबह 9:30 बजे आमने सामने टक्कर हो गई। ये बताया जा रहा है कि मौके पर टक्कर होने से मौत हो गई 10 लोगों की। वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी समेत प्रशासन और पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर मौजूद हो गए। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। घायलों में 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि ये लोग निजी बस बिलारी से मुरादाबाद जा रहे थे। ये पूरा हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर नानपुर गांव के सामने का है, जहां पे तेज रफ्तार की वजह से ट्रक की टक्कर हो गई। आपको बता दें, मिनी बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 4 लोग गंभीर हालत में हैं। 4 लोग घायलों की स्थिति में गंभीर हालत में हैं। इसकी जांच की जा रही है और जो प्रथम दृष्टया बताया गया है कि लगभग 8 बजे के आसपास एक डीसीएम था, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में एक बस ने साइड मारा और बस की उससे ट्रक आ रहा था, उससे भी साइड लग गई, वो ट्रक भी पलट गया। सारी चीज़ों की अभी जांच की जा रही है, क्योंकि इसमें मृतकों की संख्या लगभग 8 के आसपास है। प्राथमिक तौर पर हम लोगों का इलाज है और जो घायल, सर कितने लोगों की मौत हो गई है लगभग? अभी वेरिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ से डेड बॉडी मिली वो 8 की। सर हादसे का कारण क्या रहा सर? अभी तो हम मौके पे, अभी तो जांच की जा रही है। तुरंत आधे घंटे का मामला है। रुक करते अगली खबर की ओर। मंद पड़ते पड़ते फिर से किसान आंदोलन बरकरार हो चुका है। किसान फिर से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन में नहीं जाने पर अब 1500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। यह पंजाब से खबर है, जहां मंद पड़ते पड़ते किसान आंदोलन एक बार फिर से तेज होने लगा है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान पिछले कई महीनों से प्रदर्शन करते नजर आए हैं। वहीं बठिता जिले में वीरके खुर्द गांव से हर परिवार से कम एक सदस्य को दिल्ली बॉर्डर पर भेजने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, नवंबर में अमृत सप्ताह से दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बैठे किसानों को प्रदर्शन में पूरा समर्थन मिल रहा है। हर गांव से लोग और ट्रैक्टर का इस आंदोलन में शामिल होना एक अलग ही नीति को दर्शाता है। वहीं गांव-गांव में लोगों से इन संबंध के अपील भी की जा रही है। बता दें कि ग्राम पंचायत ने गांव के लोगों के लिए लिखित आदेश जारी किए हैं। हर घर से एक सदस्य को 1 सप्ताह के लिए बॉर्डर पर भेजने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, गांव की सरपंच मनजीत कौर ने कहा कि जो लोग आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे उन पर 1500 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा, साथ ही उनका बहिष्कार भी किया जाएगा। गांव के लोगों ने भी सरपंच की इस निर्देश का पूरा सहयोग करते हुए ये फैसला लिया है कि वो सभी लोग अपने अपने परिवार से एक व्यक्ति को गाजियापुर बॉर्डर पे भेजेंगे। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पे एक व्यक्ति को वो जरूर भेजेंगे। ये किसान आंदोलन में नहीं जाने से 1500 रुपए का जुर्माना लगाने की खबर पंजाब से सामने आई है, जहां सरपंच ने ये निर्णय लिया है कि हर एक घर से एक किसान आंदोलन में जरूर शामिल होगा।
रुक करते अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इजराइल दूतावास धमाके की हो रही है जांच। शुक्रवार को दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद ब्लास्ट में मामले में जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम की जांच से माने तो ये पता चला कि ब्लास्ट के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। इस खास खबर में आपको बता दें कि इस नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम को आधा जला हुआ गुलाबी रंग का दुपट्टा और इजराइल राजदूत के नाम का एक लिफाफा भी मिला। आपको बता दें कि इस लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी भी बरामद की गई, जिसमें यह तो ट्रेलर है लिखा हुआ मिला। आपको बता दें, फॉरेंसिक टीम अब फिंगरप्रिंट की जांच में जुट चुकी है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्धों की पहचान भी की जा चुकी है। ये कैब से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कैब ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर ली है। इसके आधार पर संदिग्धों का स्केच तैयार करवाया जा रहा है। पुलिस ने देर रात कई इलाकों में छापेमारी भी की। 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।